कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं 67वीं बीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम होना है दिसंबर लास्ट में, और उस संदर्भ में कि बीपीएससी मेंस का हिस्ट्री का क्या सिलेबस है और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है, उस संदर्भ में हम लोग तेज़ी से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो सामने दिख रहा है 67वीं बीपीएससी मेंस क्लास एंड टेस्ट सीरीज, तो मेंस का क्लास चल रहा है ऑनलाइन। आप लोग इसमें जुड़ जाएंगे और साथ ही टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज से भी जुड़ जाएंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया है जिस एरिया से क्वेश्चंस हिस्ट्री में आ रहा है। हिस्ट्री जनरली एक आसान सेक्शन माना जाता है समान रूप से, लेकिन ऐसा है नहीं। हिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब हिस्ट्री का जो सेक्शन है 3 क्वेश्चंस लिखना होता है। उसमें 5-6 क्वेश्चंस होता है, उसमें से 3 आपको लिखना होता है, और हर एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है, यानी 38 × 3 यानी 114 114 मार्क्स का हिस्ट्री होता है। 114 मार्क्स का करंट भी होता है, तो 228 हो गया, 228। साथ ही 72 मार्क्स का क्या होता है, डीआई होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी 300 मार्क्स का। तो पेपर फर्स्ट 300 मार्क्स का है, पेपर 2 भी 300 मार्क्स का है। चलिए, इस पर डिस्कशन हो चुकी है काफ़ी, इस पर चर्चा नहीं करनी है। हम लोग देखते हैं कि क्या इसका मोटा मोटी क्या सिलेबस है। सिलेबस वाले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका क्या क्या एरिया, किस किस एरिया से, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, किस किस एरिया से क्वेश्चंस आ रहा है। तो जो क्वेश्चंस आ रहा है इसमें आप देखिए, जीएस पेपर 1, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ बिहार, फॉर्मेशन ऑफ बिहार यानी बिहार का गठन। बिहार के गठन के संदर्भ में क्वेश्चंस हो सकता है। दूसरा एरिया है आर्ट्स एंड कल्चर। बिहार के संदर्भ में बिहार आर्ट्स एंड कल्चर, ठीक है, काम चलेगा। सी, इसमें जो पार्ट है वो देखिए, इसमें मौर्यन आर्ट्स, दूसरा पाल आर्ट्स, तीसरा पटना कलम शैली, और चौथा मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, इस एरिया से क्वेश्चंस बन सकता है। डिटेल में अभी मैं चर्चा करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आता है, या ओवरऑल भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में कला की एक लंबी परंपरा रही है, विभिन्न कलाओं के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। तो हम लोग अभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पहले इसके सिलेबस को मोटा मोटी तेजी से देख जाते हैं। ये बिहार आर्ट्स एंड कल्चर हो गया। फिर इसके बाद कुछ विद्रोह वगैरह हुआ है, उस विद्रोह में संथाल विद्रोह पहले हम लोग देख लेंगे, संथाल मूवमेंट। दूसरा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा मूवमेंट। और तीसरा इसी कैटेगरी में हम लोग डालते हैं 1857 की क्रांति। डन। फिर एक अगला सेक्शन है रिवोल्ट्स हो गया। अगला सेक्शन इसमें नेशनल मूवमेंट पर आ जाते हैं। तो नेशनल मूवमेंट मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ हर एक चीज़ को। नेशनल मूवमेंट में चंपारण मूवमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चंपारण मूवमेंट, ठीक है। इसको किसान आंदोलन की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, और किसान आंदोलन पर
और भी क्वेश्चंस बन सकता है, सजानंद सरस्वती से जोड़ करके भी क्वेश्चन बन सकता है, या विभिन्न किसान आंदोलनों की जो एक परंपरा रही है, विभिन्न किसान आंदोलन हुआ है उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एटलीस्ट यहाँ पर हम स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक। तो ये नेशनल मूवमेंट में किसान आंदोलन वाला पार्ट हो गया। फिर नेशनल मूवमेंट में ही आएगा NCM, नहीं, स्वदेशी मूवमेंट भी इम्पोर्टेंट है, स्वदेशी मूवमेंट। फिर NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, CDM क्विट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन, और क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ये राष्ट्रीय आंदोलन की चीज़ें हो गई। अब इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अब आगे आते हैं हम लोग, आगे कौन कौन सा टॉपिक हो सकता है। आगे टॉपिक जो देखना है हमें वह है विचारधारा पर, ठीक है, विचारधारा पर। विचारधारा पर देखते हैं। आइडियोलॉजी में 3 आइडियोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो गांधी, एक नेहरू, टैगोर। इसमें लेकिन आजकल जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल नेहरू पर ही आए। आइडियोलॉजी में ठीक है, आइडियोलॉजी में आ सकता है गांधी, नेहरू और टैगोर, ठीक है। आपस में तुलना भी रह सकता है, मैं आऊँगा इस पर क्वेश्चन पर कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है। साथ ही जयप्रकाश नारायण, जेपी हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गए, आदि आ सकता है, राम मनोहर लोहिया आदि आ सकता है। अब एक जो पार्ट इसमें है आइडियोलॉजी के अलावा, वह है वेस्टर्न एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। डन। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है। फिर इसके अलावा ओवरऑल और भी बहुत सारी एरिया मिसलेनियस में आ सकता है, चाहे वह वोमेन से रिलेटेड हो, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार से, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वोमेन कंट्रीब्यूशन से, या क्रांतिकारी आंदोलन हो गया, ठीक है। ओवरऑल बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा राष्ट्रीय आंदोलन में, तो इस टाइप का क्वेश्चंस कुछ अलग से बन सकता है। अब इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग देखते हैं कि डिटेल में कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या है। देखिए, जैसे मैं पहला इसमें डाला था बिहार की फॉर्मेशन ऑफ बिहार, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ बिहार यानी बिहार का गठन। तो सबसे पहले बिहार की बातें हो रही है, बिहार की हिस्ट्री की बातें होगी, तो सबसे पहले बिहार की गठन की बातें होगी। तो बिहार का उदय कैसे होता है, या बिहार का, आधुनिक बिहार का उदय पर प्रकाश डालिए। बंगाल से अलग होने एवं बिहार के उदय पर प्रकाश डालिए। दूसरा इसमें एक एंगल हो सकता है कि देश की आज़ादी में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण थी, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इसे स्पष्ट करें। यानी नेशनल मूवमेंट में बिहार का गठन तो हो गया, लेकिन नेशनल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा बिहार का,
बिहार की क्या भूमिका रही, इसको दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में समराइज करके सारी चीज़ों को हमें दिखाना होगा, बिहार के गठन से लेकर के, यानी गठन तो हो गया 1911-12 में, उसके बाद इसमें नेशनल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूट किया, कैसी भूमिका रही, ठीक है, विभिन्न आंदोलनों के संदर्भ में। तो इसको हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें डिटेल में मैं करवा भी दूंगा, एक एक करके क्वेश्चन अभी डिटेल में मैं नहीं ले जा रहा हूं, बस केवल क्वेश्चंस किस टाइप का, अभी जो हमने सिलेबस देखा है, टॉपिक्स देखा है, सब टॉपिक्स देखा है, उसमें से किस टाइप का क्वेश्चंस हो सकता है ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। डन। अब अगला पार्ट हमने जो दिखाया था इसमें वह कला का था। अब कला पर है कि बिहार की कला एवं चित्रकला पर निबंध लिखिए, यानी ओवरऑल इसमें जो पढ़ना है वो तो हमने दिखा दिया कि मौर्य कला पढ़ना है, पाल कला पढ़ना है, पटना कलम शैली पढ़नी है और मधुबनी पेंटिंग पढ़ना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में इतनी क्लियरिटी के साथ नहीं है, लेकिन अब तक इनसे प्रश्न बनता है, इसीलिए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं इसी एरिया से हो सकता है कि इसके बियॉन्ड भी क्वेश्चंस आ जाए कला वाला पार्ट में। तो एक ओवरऑल क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है कि बिहार में कला एवं चित्रकला पर संक्षिप्त निबंध लिखें, जिसमें सारे कलाओं को क्या करेंगे आप लोग, सारे कलाओं का वर्णन करना है, संक्षिप्त में करना है, ठीक है। अब आगे हम सबसे स्टार्टिंग कला है मौर्य कला की विशेषता। तो देखिए इसमें अभी तो हमने एक सिंपल सा एक क्वेश्चन को ले लिया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन का वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होगा, उसकी वर्डिंग जो होगी, इसका जो टेल पार्ट होगा वह काफ़ी अलग अलग होगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि सबका आंसर मौर्य कला आ गया तो मौर्य कला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर हम एक ही लिखेंगे, ठीक है। मौर्य कला को लिख करके आ जाना है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जैसा वर्डिंग होगा, जैसी डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा शुरू से लेकर के लास्ट तक, यानी भूमिका से लेकर के कंक्लूजन तक एक एक करके हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। अभी केवल मैं चर्चा कर रहा हूं कि जो अलग अलग टॉपिक्स हम लोगों ने देखा है वहां से क्या क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। अब मौर्य कला के बाद हो गया पाल कला। तो बिहार की पाल कला शैली महत्वपूर्ण है, कैसे? कहीं हो सकता है कि इसमें आलोचनात्मक व्याख्या की बातें हों, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी क्रिटिकली उसको एनालाइज भी करना है। मैं दिखाऊंगा ये भी क्वेश्चन के माध्यम से। हो सकता है कि दो कलाओं के बीच में तुलना आ जाए, पाल कला एवं पटना कलम शैली के बीच के अंतर को स्पष्ट करे, तो दोनों कला को दिखाना है और हर एक बिंदु पर दोनों कलाओं के बीच में क्या अंतर रहा है। या फिर जनरली क्या लोग करते हैं कि पहले पाल कला लिख लेगा और फिर पटना कलम शैली और दोनों के बीच में लास्ट में अंतर को दिखा देता है। ये ऐसा करना आसान होता है, लेकिन बेहतर हो कि हर एक पॉइंट के आधार पर मतलब देखिए कला कोई भी चीज़ें हैं, तो कला में हम लोग जनरली क्या देखते हैं, कला में हम लोग देखते हैं स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, ठीक है। मुख्य रूप से तीन चीज़ों को देखते हैं। तो इन आधार पर, यानी स्थापत्य कला हो गया, चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया, इन सब में क्या क्या दोनों के लेवल पर समानता है, विषमता है, अंतर है, तो अंतर में अंतर को हम दिखाते हैं, दोनों के बीच के क्या डिफरेंसेज है उसको हमें दिखाना है, ठीक है। या फिर तुलना। चलिए इसमें क्वेश्चन लेकर के हम लोग देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। बिहार के पटना कलम शैली की विशेषता को स्पष्ट करें। पटना कलम शैली क्या थी, उसकी विशेषता को दिखाना है। अभी हमने सिंपल क्वेश्चन लिया है, कोई उसमें कोई ट्विस्टेड पार्ट नहीं डाला है या टेल पार्ट नहीं डाला है। मधुबनी पेंटिंग की विशेषता को स्पष्ट करें, यह पाल कला से भिन्न है, कैसे? मधुबनी पेंटिंग पर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आने की बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक बहुत ही आधुनिक और डिमांडिंग पेंटिंग है और लाइव पेंटिंग है। बाकी सारी पेंटिंग्स या जो कला है ऑलमोस्ट डेड है, तो मधुबनी पेंटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जामिनेशन, इस बार के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये बिहार की कला पर कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस बनता है। अब
जैसे कई बार इसमें आपने देखा होगा कि मौर्य कला की विशेषताओं को स्पष्ट करें, साथ ही उसके प्रभाव को भी दिखाना है। टेल पार्ट में डाल दिया प्रभाव क्या है, या फिर मौर्य कला पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव रहा है। मौर्य कला के किसी एक पार्ट को ले लेगा, केवल स्थापत्य कला को ले लेगा, या केवल मान लीजिए पाल कला है तो उसमें केवल मूर्ति कला को ले ले, या दो पार्ट स्थापत्य कला और मूर्ति कला। तो आपको बिल्कुल ही सारे सेक्शन को अच्छे ढंग से, मतलब सब टॉपिक्स को पाल कला में, मौर्य कला में चीज़ों को कवर करके जाना है, ताकि केवल और केवल स्थापत्य कला आ जाए तो उसके बारे में ही फुल आंसर आप लोग लिख सकें। सब में ग्राफ, फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह, फोटो वगैरह, जहाँ भी जो भी आप डाल सकते हैं ज़रूर डालेंगे। ये चीज़ें क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह ये क्या है? अच्छा, इसमें है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि कला का समालोचनात्मक व्याख्या करें या समीक्षा करें, तो उसमें आप क्रिटिकली एनालाइज अगर करनी हो तो उसकी क्रिटिसिज्म को भी डालना है, उसकी लिमिटेशन वाले पार्ट को भी डालना है। थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, ऐसा क्वेश्चन आता रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा कि मान लीजिए मौर्य कला है तो उसकी क्या आलोचना हो सकती है, या पाल कला है तो उसकी क्या आलोचना हो सकती है, क्या लिमिटेशन वाला पार्ट है, तो उस लिमिटेशन को हम लोग देखेंगे। जनरली ये सारी चीज़ें आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है, ठीक है। टेल पार्ट को इग्नोर नहीं करना है। विद्रोह वाले पार्ट में आ जाएं तो संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या करें। इसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। प्रथम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था। जो भी वर्ड हो उस वर्ड को आपको प्रूव करना है, जो की वर्ड्स है, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई क्वेश्चंस में टॉपिक को कवर करके जाते हैं कि बस संथाल विद्रोह देखा और हम लिखना शुरू कर देते हैं, और हम वही लिखते हैं जो हमारी तैयारी होती है, जो हमने बुक में पढ़ा है। मुख्य रूप से घटनाक्रम को लिख करके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध, ठीक है, तो किसके विरुद्ध? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, तो प्रथम कैसे थी? तीव्र प्रतिक्रिया को व्याख्या डिटेल में आपको करना है। इसमें भी हम लोग क्वेश्चन लेकर के डिटेल में देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग लिखते हैं, किन किन पहलुओं को डालते हैं, किन किन को हमें नहीं डालना होता है। मुंडा आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा करें, तो यहाँ पर मुंडा आंदोलन भी पर प्रकाश डालना है। थ्रो लाइट ऑन मुंडा रिवोल्ट्स, और बिहार के अन्य आदिवासी आंदोलनों से इसकी तुलना करनी है, ठीक है। साथ ही मतलब इसमें संथाल विद्रोह हो गया या अन्य भी आदिवासी आंदोलन कोल भूमि आदियों के द्वारा हुआ है टाइम टू टाइम, उसकी भी चर्चा करनी है। तो छोटे छोटे आंदोलनों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, आपके आंसर में आना चाहिए। बिरसा आंदोलन की मुख्य प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए एवं आंदोलनों के महत्व को रेखांकित करें। इसमें क्या है, मुख्य प्रवृत्ति क्या है? अभी इंग्लिश वर्ड रहता तो ज़्यादा क्लियर होता। आई थिंक मुख्य प्रवृत्ति का मतलब इसकी नेचर्स की बातें इसमें शायद इसमें की गई है कि यह मान लीजिए संथाल विद्रोह के संदर्भ में ये बातें हो सकती हैं कि किसी भी आंदोलन का मुख्य प्रवृत्ति क्या है, यानी नेचर्स क्या है। तो इसमें भी आप घटनाक्रम को नहीं लिखेंगे, उसकी जो नेचर्स है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति को लिखना है, ठीक है। साथ ही उसके महत्व को रेखांकित करते जाना है, या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लिखना है। तो नेचर्स के साथ, उस प्रवृत्ति के साथ उसके परिणाम को साथ साथ दिखाते चलना है। जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं, टेल पार्ट को हम लास्ट में लिखते हैं, अगर परिणाम है तो परिणाम को लास्ट में दिखा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। बेहतर आंसर वह होता है जिसमें दोनों पार्ट, हेड पार्ट, टेल पार्ट, मुख्य पार्ट, टेल पार्ट, दोनों को साथ लेकर के, क्योंकि दोनों में क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है, निरंतरता होती है। बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि चावल अलग और दूध अलग, चावल और दूध केवल एक साथ डाल देने से और चीनी डाल देने से खीर नहीं बनता है, वह दूध भात ही कहलाएगा।
खीर बनने के लिए प्रॉपर दोनों में, तीनों चीज़ों में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, समागम होना चाहिए, एक साथ साथ वो होनी चाहिए। वही चीज़ें यहाँ भी है कि बेहतर होगा कि साथ साथ जो भी पार्ट है उसका मुख्य पार्ट, हेड, टेल, सबको साथ में लेकर के चलिए। थोड़ा सा जटिल जरूर है, कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन वो अच्छा मार्क्स आपको दिलाएगा और सुटेबल आंसर होगा। इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है, साथ में लेकर के, मतलब क्वेश्चन के साथ। जैसे मोटा मोटी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। मान लीजिए आ जाए क्वेश्चन की संथाल मूवमेंट का क्या नेचर्स क्या है, व्हाट आर द नेचर्स ऑफ द संथाल मूवमेंट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, या संथाल विद्रोह की प्रकृति और परिणाम को स्पष्ट करें। तो इसमें जनरली अधिकांश हमने देखा है कि अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, उसके घटनाक्रम को लिख करके आ जाते हैं। जो भी सिद्धू कान्हू भाई थे, ये हुआ वो हुआ, एक विशाल सेना का गठन किया था, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस सारी वीरता की बातें को बढ़ा चढ़ा करके जो भी है हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं से यह स्पष्ट नहीं होता है उसमें, अच्छा संथाल विद्रोह का क्या कारण था, क्या परिणाम था, जो आपने बुक में पढ़ा है, जो आप तैयारी करके गए, आप वहाँ पर लिख डालते हैं। लेकिन पूछा तो वह गया ही नहीं है, पूछा यह जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेचर्स क्या था। नेचर्स का मतलब क्या होता है, नेचर्स का मतलब प्रकृति होता है, किसी व्यक्ति का क्या प्रकृति है, यानी क्या स्वभाव है। तो किसी व्यक्ति का स्वभाव को अगर कहने के लिए कहा जाए, मान लीजिए राम श्याम गीता सीता कोई है, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ वो व्यक्ति शर्मिला है, वह अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, जिद्दी है, बहुत ही मेहनती है, जोशीला है, एनर्जेटिक है, ठीक है। ये सारी चीज़ उसके नेचर्स को आप दिखाएंगे। पानी का नेचर क्या है, तो पानी ठंडा हो जाता है, ये सारा उसका नेचर्स हुआ। सेम आंदोलन के संदर्भ में भी है, आंदोलन में भी उसका नेचर्स क्या है, तो वह आदिवासी आंदोलन था, वह हिंसक आंदोलन था, वह प्रोग्रेसिव था, वह रिग्रेसिव था, वह धार्मिक आंदोलन था, या प्रजातीय आंदोलन था। इन सारी चीज़ों को अलग अलग पॉइंट में हम लोग दिखाएंगे। जब क्वेश्चन को हम लोग लेंगे डिटेल में, तब और भी क्लियर होगा, ठीक है। साथ ही उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को भी साथ में आप दिखाते चलिए कि अगर हिंसक आंदोलन है तो उसका क्या परिणाम होगा, अगर रिलीजियस मूवमेंट है तो उसका क्या परिणाम होगा। सबके साथ लिमिटेशन जुड़ता जाता है, उसका प्लस माइनस, मेरिट डिमेरिट, उसका परिणाम उसके नेचर्स में ही है, ठीक है। क्या होगा अगर मान लीजिए कोई शर्मिला आदमी है, तो शर्मिला आदमी का उसका नेचर्स है, तो क्या हो पाएगा, वो बोल नहीं पाएगा। 10 आदमी के सामने इंट्रोवर्ट है, बोल नहीं पाएगा, कम बोलेगा। तो सेम चीज़ें उसके नेचर्स के साथ ही उसके परिणाम भी इंडिकेट कर देता है कि क्या उसका रिजल्ट होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, डिटेल में हम लोग चलेंगे बाद में। अगला 1857 की क्रांति है। तो 1857 की क्रांति में जैसे क्वेश्चन दिख रहा है कि बिहार में 1857 के विप्लव के उद्भव के कारणों का विवेचन कीजिए, साथ ही इसके सफलता का भी उल्लेख कीजिए, ठीक है। सफलता और कारण और सफलता को दिखाना है। साथ ही दूसरा क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन माना जा सकता है, अपनी राय स्पष्ट करें, विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति को भी स्पष्ट करें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कारण है और सफलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो इसमें महत्वपूर्ण है वह यह कि वीर कुंवर सिंह के संदर्भ में भी क्वेश्चन होता है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था 1857 की क्रांति में, क्या उसका महत्व, उनके कंट्रीब्यूशन का क्या महत्व रहा, कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 की क्रांति में एक सबको एकता के सूत्र में पिरोने वाले एक भूमिका के रूप में उनकी रही है। तो इस टाइप से, या फिर उनकी क्या क्रिटिसिज्म रही है, उनका जो योगदान था उसका क्या लिमिटेशन रहा है। तो वीर कुंवर सिंह पर क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो इसको अच्छे ढंग से कर लेना है। तो एक टाइप ये क्वेश्चन हो गया वीर कुंवर सिंह का। दूसरा यह जो है कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि इसमें प्रथम कैसे, राष्ट्रीय कैसे, स्वतंत्रता आंदोलन कैसे, 3 कीवर्ड है। अपनी राय स्पष्ट करें, विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति। तो अपनी राय भी आपको इसमें देनी है। इसमें आप दिखाएंगे, इसमें घटनाक्रम को नहीं लिखाना है, 1857 की क्रांति और परिणाम को नहीं दिखाना है,
इसमें दिखाना है कि क्या 1857 की क्रांति प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था या नहीं था, इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं। अपनी बात को आप बाद में रखेंगे, लेकिन पहले की धारा कौन कौन सी है। एक धारा वामपंथी धारा है, ब्रिटिश धारा है, जो यह मानती है कि नहीं था, यानी प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता आंदोलन था। दूसरी धाराएं दक्षिणपंथी धारा है, राष्ट्रवादी धारा है, वह मानेगी कि था, यानी प्रथम भी था, राष्ट्रीय भी था और स्वतंत्रता आंदोलन भी था। इसको भी जब डिटेल में हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे तब इसमें डिटेल में मैं बताऊंगा। फिर प्रथम कैसे, राष्ट्रीय कैसे, स्वतंत्रता कैसे, पक्ष में विपक्ष में दोनों बातों को आप डालेंगे और लास्ट में चीज़ों को कंक्लूड करना है। आपको अपनी मत, अपनी बातों को रखना है। एक क्या है, एक राय सहमति जन्य क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस के टाइप को भी हम लोग चर्चा करेंगे, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, कीवर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है, वर्णन है, विश्लेषण है, समीक्षा है, क्रिटिकली एनालाइज है, प्रकाश डालना है, उसका क्या मतलब होता है, कैसे अलग अलग कीवर्ड्स के आधार पर उसका आंसर अलग हो जाता है। तो उन सारे क्वेश्चंस के टाइप्स को, उसकी कैटेगराइजेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं पश्चिमी तकनीकी शिक्षा और प्रेस का विकास। ठीक है, अच्छा चलिए कुछ आगे वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं, वो डिलीट हो गया है। अब स्वतंत्रता आंदोलन है, तो स्वतंत्रता आंदोलन से क्या क्वेश्चन हो सकता है। नेशनल मूवमेंट, यहाँ पर बंगाल आंदोलन, जो बंगाल या स्वदेशी आंदोलन है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वह राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभिक बिंदु था या एक नई शुरुआत थी, हाउ इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट, इस टाइप से वहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। या स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया था, एक टर्निंग पॉइंट था, कैसे निर्णायक मोड़ है, इस टाइप का क्वेश्चंस मतलब टेल वर्ड लगा देगा। तो ओवरऑल है कि बंगाल विभाजन ने स्वदेशी मूवमेंट को आपको दिखाना है, साथ ही दिखाते रहना है कि कैसे यह प्रभावित किया है या निर्णायक मोड़ रहा है या एक महत्वपूर्ण आरंभिक बिंदु था। तो जैसा वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको वह प्रूव करते रहना है अलग अलग पैराग्राफ में। एक किसी भी आंसर में 8 पैराग्राफ आप रख सकते हैं, एक पेज में कम 2 पैराग्राफ आप रखिए। ठीक है, निश्चित रूप से 2 रखिए। 4 पेज में हम लोग लिखते हैं तो 4 पेज में 8 पैराग्राफ रखना है, एक स्टार्टिंग का भूमिका, एक कंक्लूजन और बीच का 6। तो 6 पैराग्राफ में आप उसके जो मेन बॉडी है क्वेश्चंस का आंसर को हम रखते हैं। चलिए, स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में और आगे हम लोग बढ़ें तो किसान आंदोलन, चंपारण आंदोलन से प्रश्न बन सकता है। चंपारण आंदोलन बिहार में, चंपारण आंदोलन बिहार ही नहीं पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण था। कैसे, क्या इसे राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभिक बिंदु माना जा सकता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक कंसेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आपसे सहमति ली जा रही है या आपका राय, आपका व्यू लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में कैसे हम लोग करते हैं, जो व्यू बेस्ड क्वेश्चंस होता है जिसमें आपकी राय ली जाती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का अपना एक विशेष तरीका होता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी डिटेल में नहीं, जब इस क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे तब। राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभिक बिंदु था, इसमें भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, यहाँ भी लोग घटनाक्रम लेकर के आ जाते हैं, जबकि आपको प्रूव करना है कि राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभिक बिंदु था, कैसे आरंभिक बिंदु था, कैसे यह स्टार्टिंग पॉइंट था, एक टर्निंग पॉइंट था, कोई चीज़ पीछे से आ रही है, 90 डिग्री पर वह घूम जाता है, फिर वहाँ से एक नई शुरुआत होती है, और एक नई जो शुरुआत होती है आरंभिक बिंदु का मतलब ही होता है कि उसका कोई कंक्लूडिंग पॉइंट होगा, एक सोपान होगा, एक लक्ष्य होगा, और वह लक्ष्य क्या था, 15 अगस्त 1947 यानी देश की आज़ादी। तो चंपारण मूवमेंट से आपको कंटिन्यूटी के रूप में NCM CDM क्विट इंडिया मूवमेंट और 15 अगस्त की आज़ादी तक की चीज़ों को आपको दिखाना है कि वह आरंभिक बिंदु था, नेतृत्व के लेवल पर, लीडरशिप के लेवल पर, कांग्रेस के लेवल पर, पार्टिसिपेशन के लेवल पर, अलग अलग पॉइंट को दिखाते हुए और उसमें प्रूव करते जाना है कि आरंभिक बिंदु था और उसका अंतिम परिणति ये रहा। डिटेल में हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चंस को।
चंपारण आंदोलन विशेष संदर्भ में बिहार के किसान आंदोलन की समीक्षा करें, यानी चंपारण आंदोलन को किसान आंदोलन के संदर्भ में देखना है, साथ ही इसकी समीक्षा करनी है, अन्य किसान आंदोलनों की भी चर्चा करनी है और इसकी समीक्षा भी करनी है, उसकी क्रिटिसिज्म भी करनी है। समीक्षा में दोनों बातें होती है, उसकी अच्छी बातें बुरी बातें। आलोचना वाले पार्ट में क्या होता है कि हम लोग इसके नेगेटिव वाले पार्ट को, जो उसकी लिमिटेशंस है, जो उसकी आलोचना है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि क्या कमियां क्या रही है, उसकी क्या नकारात्मक पहलू क्या था। लेकिन समीक्षा, सम मतलब बराबर और समीक्षा यानी समान रूप से देखना, तो समान रूप से आप देखिए कि क्या उसकी मेरिट रही, क्या डिमेरिट रही। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है वर्ड, हर एक वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। व्याख्या है तो व्याख्या का अपना महत्व होता है, कभी चर्चा करूँगा कि व्याख्या का क्या महत्व है। वर्णन है तो वह कैसे अलग है, विश्लेषण है, विशेषता दिखाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं। बिहार में किसान आंदोलन की लंबी परंपरा रही है, इसके कारणों एवं प्रभावों को स्पष्ट करें। क्या कारण था, प्रभाव था और कैसे, क्यों लंबी परंपरा रही है। तो देखिए दोनों, देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि चावल और दूध अलग अलग नहीं, बिल्कुल ही कोई भी क्वेश्चन को आप उठाएं, एक एक वर्ड में तारतम्यता होती है, उसका जो भी मुख्य पार्ट और टेल पार्ट होता है उसमें एक कंटिन्यूटी दिख रही है, एक तालमेल दिख रहा है, सिंक्रोनाइजेशन दिख रहा है। अब इसी क्वेश्चन में देखिए कि किसान आंदोलन की एक लंबी परंपरा रही है, तो लंबी परंपरा रही तो कोई ना कोई कारण होगा कि बिहार में किसान आंदोलन क्यों होता रहा है, यानी कुछ तो कारण होगा, चाहे राजस्व संबंधी हो या फिर जो सेटलमेंट वहाँ पर था, लैंड सेटलमेंट था, उस संदर्भ में हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, किसानों की दुर्दशा हो सकता है, बहुत सारे कारण से हो सकते हैं जिस कारण से वहाँ पर आंदोलनों की लंबी परंपरा रही, किसान आंदोलन की लंबी परंपरा रही है, साथ ही आदिवासी आंदोलन की लंबी परंपरा रही है। अब देखेंगे जितने भी अधिकांश जो आदिवासी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में हुआ है उस सब में बिहार, मतलब अविभाजित बिहार, तब झारखंड और बिहार एक ही था, तो आप देखेंगे सारा बिहार में ही हुआ है, मैक्सिमम बिहार और छिटपुट बंगाल में। ठीक है, हालांकि बंगाल भी उस टाइम में 1911-12 तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यानी अभी जो 4 राज्य है, चारों राज्य एक ही राज्य के रूप में था और वह क्या था, बंगाल के नाम से जाना जाता था। तो सारे किसान आंदोलन मुख्य रूप से और आदिवासी आंदोलन उसी बिहार में कह लें या बंगाल में कह लें हुआ है, तो इसका कारण रहा है। इसी किसान आंदोलन के संदर्भ में अगर होगी बातें तो सदानंद सरस्वती की को भी प्रश्न बन सकता है। सदानंद सरस्वती की विशेष संदर्भ में किसान आंदोलनों की सफलता और असफलता की व्याख्या कीजिए। उनका किसान आंदोलन से जो लगाव था, जुड़ाव था, वो किस रूप में रहा है और सब उनकी सफलता और असफलता दोनों को दिखाना है, कहाँ तक वो सफल रहे, कहाँ तक वह असफल रहे, इसकी चर्चा इस संदर्भ में करनी है। डिटेल में हम लोग देखेंगे बाद में। खिलाफत और असहयोग, अब हम लोग आ जाते हैं किसान आंदोलन के बाद जो हमारा मुख्य धारा की जो राष्ट्रीय आंदोलन था उस पर आते हैं। इसमें खिलाफत है और असहयोग आंदोलन है। इसमें बिहार की भूमिका क्या रही है ये आपको दिखाना है। अब अगला इसी में है सीडीएम, यानी सीडीएम, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, बिहार के संदर्भ में है, तो सीडीएम में बिहार की भूमिका, कंट्रीब्यूशन क्या रही है ये आपको दिखाना है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण थी, इसमें भी है, बिहार की भूमिका को दिखाना है। फिर अब आते हैं विचारधारा बेस्ड क्वेश्चन। तो विचारधारा आइडियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में मुख्य रूप से गांधी बताया था, गांधी, टैगोर, नेहरू, लेकिन आजकल जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सदानंद सरस्वती जैसे लोगों से जो प्रश्न बन रहा है, या फिर इन लोगों का आपस में तुलना, विशेषकर गांधी नेहरू का या गांधी टैगोर का तुलना आ सकता है। ठीक है, तो टैगोर की आज़ादी की लड़ाई का संपूरक योद्धा था। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ट्विस्टेड वाले क्वेश्चंस को नहीं डाला गया है यहाँ पर, लेकिन इसी फ्रेम में, इसी लाइन लेंथ पर क्वेश्चंस आपका रहेगा। टैगोर की आज़ादी की लड़ाई का संपूरक योद्धा थे कैसे, और संपूरक योद्धा का क्या मतलब होता है, कैसे वो उनका जो कंट्रीब्यूशन था कम्प्लीमेंट्री था,
तो इसको हमें दिखाना है, इस संपर्क योद्धा का क्या मतलब है, उनके किस कंट्रीब्यूशन को दिखाना है, किन किन चीज़ों को दिखाना है, या हमें अब ऐसा नहीं कि टैगोर देखे तो हम नोबेल अवार्ड उनको मिला तो उनका रविंद्र नृत्य रविंद्र संगीत सबकी चर्चा करना शुरू कर दिया। नहीं, राष्ट्रीय आज़ादी की लड़ाई में संपूरक योद्धा उस संदर्भ में दिखाना है। डिटेल में हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। टैगोर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान एवं कांग्रेस एवं गांधी के विचारों से उनकी भिन्नता। देखिए एक साथ टैगोर भी आ गए, गांधी भी आ गए और कांग्रेस भी, तो कैसी क्या उनकी भिन्नता क्या थी गांधी से या कांग्रेस से टैगोर का, तो उसे दिखाना है। उनका योगदान भी दिखा देना है, साथ ही गांधी से और कांग्रेस से भिन्नता भी दिखाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोग देखेंगे। नेहरू का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान और गांधी के विचारों से उनकी भिन्नता। अब नेहरू और गांधी के बीच में भी तुलना हो सकती है, उनका कंट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है। नेहरू का भी संदर्भ काफ़ी व्यापक है। नेहरू का हो सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में कंट्रीब्यूशन पूछ दे, उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या विचार था, या राष्ट्रीयता के संदर्भ में क्या विचार था। राष्ट्रीयता के संदर्भ में तीनों पर प्रश्न हो सकता है कि गांधी जी का क्या था, टैगोर का क्या था, विशेषकर टैगोर पर प्रश्न बन सकता है। तो इन तीनों को हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे। गांधी जी पर कुछ और प्रश्न है। गांधी जी का स्वदेशी और सत्याग्रह का विचार राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण था, कैसे? गांधी जी बिहार के लिए महत्वपूर्ण थे, यानी बिहार के संदर्भ में गांधी जी बिहार के लिए उनके योगदानों को स्पष्ट करें। गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन एकांगी नहीं बहुआयामी था और बहुआयामी उद्देश्यों पर आधारित था। अब देखिए कि अलग अलग एंगल से प्रश्न पूछा जा रहा है या फिर पूछा गया है, आप अंदाजा लगाइए कि कितना वेरिएशंस है। और आप वह नहीं लिखेंगे, बार बार कह रहा हूँ, जो आप आपने याद किया है, बुक में पढ़ा है। हर एक क्वेश्चंस का डायमेंशन, एंगल, एक्सिस अलग अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ है, जैसे अच्छा गांधी जी पर ही कुछ और है, जैसे वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी का विचार। ये गांधी चैप्टर काफ़ी है, वर्ण व्यवस्था पर हो गया या फिर उनका बेसिक एजुकेशन पर हो गया, उनका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्या विचारधारा था, उनकी विचारधारा पर प्रश्न आ सकता है। उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा, आर्थिक विचारधारा पर प्रश्न आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था पर अम्बेडकर से कैसे उनकी भिन्नता थी, इस पर प्रश्न आ सकता है। अम्बेडकर को इसमें टेल पार्ट में डाला जा सकता है। जयप्रकाश नारायण का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में संपूर्ण योगदान का मूल्यांकन करें। जयप्रकाश एक कुशल जुझारू समाजवादी नेता थे, उनके योगदानों के संदर्भ में से स्पष्ट करें। तो जयप्रकाश नारायण पर भी प्रश्न आया हुआ है। साथ ही देखेंगे कि पिछले 64वीं 65वीं किसी एक में जयप्रकाश और राम मनोहर लोहिया पर प्रश्न आ गया था। तो इस ढंग से विचारधारा में भी इन सब लोगों को हम लोग देख लेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को अगर फ्रेमिंग कर लिया जाए, दिमाग में रखा जाए, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस इसमें वेस्टर्न एजुकेशन वाला पार्ट छूट गया था जो डिलीट हो गया था, तो वेस्टर्न एजुकेशन है ना, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है। इसमें क्वेश्चंस हो सकता है वेस्टर्न एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, यहाँ पर DEV है, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस डन। तो इसमें हो सकता है कि भारत में 1813 से लेकर 1947 तक जो पश्चिमी शिक्षा का विकास हुआ था, उस विकास क्रम को दिखाना है, एजुकेशन के डेवलपमेंट को, एजुकेशन का, फिर प्रेस का जो डेवलपमेंट रहा है या विकास क्रम हुआ है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रश्न बन सकता है इस एरिया से, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन के साथ ब्रिटिश उनकी जो आर्थिक नीति थी, सामाजिक नीति थी, वह किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करता है या फिर भारत को प्रभावित करता है, सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, यहाँ भी प्रश्न बन सकता है। या बिहार के संदर्भ में कि बिहार को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो चूंकि यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन को लेते हुए साथ ही उनकी जो भी सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक नीति था, उन सब
पर आपको चर्चा करनी होगी कैसे वो प्रभावित किया है भारत के डेवलपमेंट को, ठीक है। तो यह भी एक काफ़ी व्यापक संदर्भ है, लेकिन मुख्य रूप से टेक्निकल एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन, तीनों पार्ट इसमें निहित है। वेस्टर्न एजुकेशन में वेस्टर्न एजुकेशन तो है ही, इसमें टेक्निकल एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन तीनों पार्ट है, और तीनों पार्ट मिल करके क्या करता है, हमारे सामाजिक व्यवस्था को, हमारी सोशल सिस्टम को, हमारे एजुकेशनल सिस्टम को तो खैर करता ही है, एजुकेशनल सिस्टम को, हमारी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिकल सिस्टम को, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, हमारी कल्चर को प्रभावित करता है, हमारी जो कल्चर सिस्टम है, हमारी सोच को, हमारी मानसिकता को, हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है, बिल्कुल से प्रभावित करेगा। पहले क्या था, बहुत सारे लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कपड़े में लोग धोती पहनते थे, अब कितने लोग धोती पहनता है? आप सोचिए, गांव घर में कोई धोती नहीं पहनता है। एक मजदूर भी एक जींस पैंट पहन करके और काम करता है। पहले लोग बैठ करके पीढ़ी होता था, पीढ़िया पर बैठ करके लोग खाते थे, अब क्या है, डाइनिंग टेबल आ गया है। तो रहना, खाना पीना, वेशभूषा आदि सब हम लोग कहाँ से, कहीं न कहीं ब्रिटिश प्रभाव से हम लोग सीखे हैं, और उसका फिर आगे कंटिन्यूसली अलग अलग वर्गों में फिर अनुकरण होने लगा। तो पूरी की पूरी हमारी मानसिकता को भी प्रभावित कर रहा है, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, खान पान सबको प्रभावित कर रहा है। अब मान लीजिए वाइन है, तो वाइन क्या है, ठंडे प्रदेशों के लिए मुख्य रूप से है। इंडिया क्या है, एक वार्म क्लाइमेट है, यहाँ पर एक हमेशा गर्मी रहती है मैक्सिमम टाइम में, तो यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने सीखा चाय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी चाय हम कहीं न कहीं ब्रिटिश काल से पीते आ रहे हैं, उस समय चीज़ों आई थी, और हम ऐसे आदी हो गए कि एक गर्म प्रदेश में कहीं भी चाय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन चाय इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए हो गया है कि आप देखेंगे कि बड़े बड़े बिजनेस को चाय वाले या चाय वाली का बिजनेस फेल कर देता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस, सालों भर कितनी भी गर्मी हो लोग चाय पियेंगे ही, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट मुख्य रूप से पश्चिम के देशों में, जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर चाय कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट सही में है, या वाइन की रिक्वायरमेंट सही में है। तो कहीं न कहीं हमारे खान पान, रीति रिवाज, परंपरा सबको प्रभावित किया है, बाद बाकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है ही है, एजुकेशनल है, सोशल सिस्टम है, इस सब पर काफ़ी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही ब्रॉडर एरिया है, ठीक है। क्वेश्चंस के संदर्भ में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हिस्ट्री का पार्ट, क्या इसका सिलेबस होगा और किस टाइप का क्वेश्चंस, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे महिलाओं से रिलेटेड प्रश्न भी बन सकता है कि महिलाओं का क्या योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन में, या क्रांतिकारी आंदोलनों का क्या प्रभाव था, इस पर प्रश्न बन सकता है। इवन एक आपने देखेंगे कि राष्ट्रवाद पर प्रश्न इसमें 64वीं 65वीं में किसी एक में आया था कि राष्ट्रवाद 1800 ब्रिटिश काल में राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ है उस संदर्भ में कुछ प्रश्न था, उसकी समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। तो राष्ट्रवाद का क्या मुख्य क्या पहलू था, या फिर उसकी समीक्षा वाली बातें, उसमें क्या लिमिटेशंस थी। राष्ट्रवाद इवन कि इंडियन डायस्पोरा, जो यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर गए हैं, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम वगैरह, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, और वहाँ पर जाकर के बहुत सारे लोगों ने एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में यहाँ से गए। वेस्ट इंडीज है, लैटिन अमेरिका वाला पार्ट हो गया, मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, अफ्रीका हो गया, तो बहुत सारे कंट्रीज में लोग गए, और वहाँ पर आज के डेट में 3 पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी आते आते सत्ता के उच्च पदों पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गए हैं। अब बताइए, गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए और वहाँ पर, तो उनका क्या प्रभाव रहा है, इस पर भी प्रश्न अब इतिहास में आ रहा है। तो इतिहास का दायरा काफ़ी व्यापक हो जा रहा है, कोई छोटा दायरा नहीं
नहीं है, मतलब कुछ भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें 3 ही प्रश्न आपको लिखना है। 38 × 3 114 114 मार्क्स का रहेगा और इसमें आप लगभग सारी चीज़ों का तैयारी कर लेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। बस इसमें महत्वपूर्ण यह है कि क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, उस स्किल को समझना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लिखने की प्रैक्टिस ज़रूरी है और वह मत लिखिए जो आप केवल जानते हैं, जो आपने पढ़ा है, वह लिखिए जो पूछा जा रहा है, न कम न ज़्यादा। यही एक सारगर्भित एक क्रक्स बातें हैं कि आप किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछा जा रहा है वही लिखिए, न कम लिखिए न ज़्यादा लिखिए। दोनों का कोई गुंजाइश नहीं है, कम का भी कोई गुंजाइश नहीं है और ज़्यादा का तो बिल्कुल ही कोई गुंजाइश नहीं है, तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। लाइन लेंथ पर लिखेंगे, जो लाइन मतलब जो पूछा जा रहा है वहीं लिखेंगे। वाइड बॉल फेंकने से विकेट नहीं मिलता है, चाहे कितना भी उल्टा, और आप क्या करेंगे, अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। वाइड बॉल आप फेंकेंगे, एक रन को आप लुटा रहे हैं अननेसेसरी, ठीक है। तो इसी ढंग से यहाँ भी हमें करना होता है। चलिए फिर हम लोग इसी ढंग से हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं कि पॉलिटी का क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस तो, लेकिन क्या क्या उसका टॉपिक, सब टॉपिक है और किस टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है, बना है, उन सब को पर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। साथ ही एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग लेते चलेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, सब पर चर्चा करेंगे और इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाद बाकी जो मैं स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, इसको आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। ये जो बीपीएससी मेंस क्लास है, टेस्ट सीरीज है, इससे आप लोग जुड़ जाएंगे और इसी क्लासेज में सारी चीज़ें आपको एक साथ एक जगह एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में एक वीडियोज क्लासेस भी मिलेगा, साथ ही क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और साथ ही उसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। किसी भी ढंग की कोई रिक्वायरमेंट होगी, जानने की उत्सुकता या कोई क्वेरी, आपकी पर्सनल क्वेरी होगी, तो यह नंबर है 7678599093, इस पर आप कॉल कर लेंगे या फिर 7503875855, इस पर भी आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, इससे जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फिर हम लोग पॉलिटी के साथ मिलते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स